हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपने ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट की 5th यूनिट को डिस्कस करेंगे। और 5th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा मानवीय मूल्यों की प्राकृतिक स्वीकार्यता। ठीक है सॉरी, मानवीय मूल्यों की प्राकृतिक स्वीकार्यता यानी कि नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम स्वाभाविक रूप से अच्छे गुणों और दैवीय गुणों को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा अहंकार सीखने की प्रक्रिया को बाधित नहीं करता। अहंकार शुरू होने पर सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। उनका कहने का मतलब ये है कि जब हम एक नेचुरल तरीके से किसी भी अच्छी चीज़ और गलत चीज़ को स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो एक ईगो होती है, ईगो प्रॉब्लम, वो कहीं भी हमारे सीखने को बाधित नहीं करती। लेकिन जिस समय ईगो डेवलप होती है उस समय हम सीखने की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं, हम सीखना भूल जाते हैं। ठीक है, हम खुद को इतना सुपीरियर मानने लगते हैं, हम ये समझने लगते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ अकेले कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। मूल्यों की प्राकृतिक स्वीकृति यह सुनिश्चित करती है कि मूल्यों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाए। जैसे आप अपने जीवन में उन मूल्यों को लागू करते हैं। प्राकृतिक स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि आप स्वयं को पूरी तरीके से बदल लें, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि आप अच्छी चीज़ों को स्वीकार करें, अपनी उन्नति के लिए स्वयं को और ज़्यादा अच्छा बनाएं। और सच्चाई तो यही है कि यही सारे जितने भी अच्छे मूल्यों का समावेश है, वही अच्छी समझ को एक जन्म देते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट में। ठीक है, तो समझ चुके हैं कि अच्छा, फिर एक चीज़ और आती है कि अस्तित्व यानी कि मानव, परिवार, समाज और प्रकृति में एक पूर्ण सामंजस्य और व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि मानव को प्रकृति में कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे इन सारी चीज़ों को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। उसे ये मानना चाहिए कि प्रकृति में उपलब्ध जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, और यदि वो उनकी देखभाल नहीं करता है, यदि वो उनके साथ प्राकृतिक संसाधनों के साथ अच्छा तालमेल नहीं बनाता है, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं मानव को अपने जीवन के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी, जो कि कभी भी मानव को अनवरत प्रसन्नता और अनवरत समृद्धि जो है वो प्रदान नहीं कर पाएंगे। ठीक, मनुष्य जो सुख और समृद्धि के अभिलाषी हैं, उन्हें सामंजस्य को समझना चाहिए और उसके अनुरूप जीवन जीना चाहिए। सार्वभौमिक मानवीय मूल्य वे पैरामीटर हैं जो इस सद्भाव को विभिन्न स्तरों पर नामित करते हैं और इस सद्भाव को समझने के संदर्भ में सार्वभौमिक उद्देश्य को जागरूक करते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के नैसर्गिक रूप में उसे स्वीकार करना जो है, यानी कि वो जिस रूप में है उसी रूप में उसे अगर स्वीकार कर लिया तो वो क्या है, प्राकृतिक स्वीकार्यता कहलाती है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी बात जो किसी शर्त या परिस्थिति से प्रभावित होकर स्वीकार नहीं की जा सकती। अगर हम किसी भी चीज़ पे कोई शर्त लगा दें, है ना, या कोई परिस्थिति ऐसी लगा दें, तो वो क्या है, वो प्राकृतिक स्वीकारता नहीं होगी। प्राकृतिक स्वीकारता का मतलब यह है कि हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हें उसी रूप में हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है और उनका उपयोग करना है। ठीक है, उदाहरण के लिए उन्होंने नीचे बताया कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी जांच करके हमें दवाई विशेष लेने के लिए सलाह देते हैं और यह भी हिदायत देते हैं कि हमें अमुक वस्तु का सेवन दवाई के साथ नहीं करना है। हमें यह भी चेतावनी दे दी जाती है कि यदि हमने दवाई नहीं ली तो हमारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ठीक है, और यदि दूसरे शब्दों में हमने दवाई ले ली तो हम कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। यह सब कुछ सशर्त है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि यदि हमने दवाई ली है तो अच्छे हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह एक सशर्त स्वीकारता है, ना कि प्राकृतिक स्वीकारता। यानी कि इस तरीके के जितने भी कार्य हैं वो हमारे कैसे हैं, सशर्त स्वीकारता। और सशर्त स्वीकारता जहाँ आ जाएगी वहाँ पे कभी भी प्राकृतिक स्वीकारता नहीं हो सकती। ठीक है, प्राकृतिक स्वीकारता वही है जो नेचर में, जो प्रकृति में अपने असली रूप में विद्यमान है, और उस असली रूप में हमें उसे यदि उपयोग
करना पड़े तो वो हमारी क्या है, प्राकृतिक स्वीकार्यता है। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि प्राकृतिक स्वीकार्यता में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम अपने शिक्षकों का विद्यालय में आदर करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि यदि हमारे गुरुजन स्कूल से बाहर हमें पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलते हैं तो हम उन्हें आदर नहीं देंगे। ये एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि अगर हमें कोई टीचर मिले तो हमें उसका वही सम्मान देना चाहिए जो हम उसे स्कूल में देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्वीकृति समय के साथ बदलती नहीं है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने शिक्षकों की लगातार आदर करें, क्योंकि समय के साथ इसे परिवर्तित नहीं होना है। जो शिक्षक है वो शिक्षक ही रहेगा। ठीक है, हमारे मन में उनके प्रति एक शाश्वत आदर सदा बना रहना चाहिए। यह बात बिल्कुल सत्य है कि प्राकृतिक स्वीकार्यता समय के साथ बदलती नहीं है। इसका सीधा अर्थ यही है कि प्राकृतिक स्वीकार्यता समय से प्रभावित नहीं होती। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन आपको जिसने पढ़ाया है वो आपका गुरु ही रहेगा। जिसने आपको जीवन के अच्छे और ख़राब मूल्यों के बारे में बताया है, जीवन के संस्कार सिखाए हैं, वो आपका जीवन भर गुरु रहेगा, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे आप कितने भी बूढ़े हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस टाइप की, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है और ये कभी भी समय के साथ बदलती नहीं है। प्राकृतिक स्वीकार्यता किसी भी स्थान पर निर्भर नहीं करती। जैसे अभी हम लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल को दोबारा से लेते हैं कि अगर कोई टीचर, मान लीजिए कि हमें अगर कहीं सड़क पे मिला या स्कूल में मिला या बाज़ार में मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाज़ार में मिला तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर मैं उन्हें पैर छू के उन्हें आदर दूंगा या कुछ भी। प्राकृतिक स्वीकार्यता किसी स्थान पर निर्भर नहीं करती। जो चीज़ जहाँ है कहीं भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है और हम कहीं भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे माता पिता घर पर हैं तो भी हम उनका उतना ही आदर करते हैं जितना कि बाहर। माता पिता कहीं बाहर गए होते हैं तो हमारे आदर में उनके प्रति कोई कमी नहीं आती। यह प्रकृति स्वीकृति का दूसरा गुण है। ठीक है, दूसरी ओर हम अपने जीवन में जो तय कर लिया है वह भी स्थान पर निर्भर नहीं करता। स्थान कोई भी हो, एक बार जो हमने धारणा कर लिया वह धारणा स्थान के साथ बदलती नहीं है अथवा स्थान पर निर्भर नहीं रहती। यदि आप किसी भगवान में आस्था रखते हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि केवल आप मंदिर में ही जाके पूजा करो। अगर आप मंदिर में पूजा नहीं करोगे तो आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आप कहीं भी, सड़क पे, घर में, छत पे, कहीं भी बैठ के अगर उस भगवान को, जिसे भी आप मानते हो, उसका स्मरण करोगे तो वो आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो ये एक नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है वो कहीं भी किसी भी स्थान पर निर्भर कभी भी नहीं करेगी। नेचुरल एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी डिपेंड ऑन एनी प्लेस। ठीक, फिर उन्होंने क्या कहा कि नेचुरल स्वीकार्यता जो है वो परंपरा या अतीत की स्थिति पर निर्भर नहीं करती। वो कभी भी इस स्थिति पे निर्भर नहीं करेगी कि हमारे साथ आज क्या स्थिति है या पहले क्या स्थिति थी, हमें आज ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो चीज़ लगातार चली आ रही है वो वैसे ही चलती आएगी, उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। वो है हमारी प्राकृतिक स्वीकार्यता। प्राकृतिक स्वीकार्यता अनवरत रूप से चलती है, लगातार चलती है। यदि हमें किसी के साथ भी आदरपूर्ण व्यवहार करना है तो इसे किसी भी रूप में बदलना गलत है, क्योंकि हम अंदर देने के मामले में एक ही मानदंड अपनाते हैं, अर्थात किसी को आदर सम्मान प्रदान करना है तो कंटिन्यूस रूप से आदर देना होता है, उसे किसी भी कीमत पर रोकना नहीं होता। अगर यह सम्मान देना रुक जाता है तो मान लीजिए इसमें प्राकृतिक स्वीकृति नहीं है। ठीक है, यह प्रत्येक मानव के लिए एक समान है। उन्होंने बताया कि इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक और नैसर्गिक स्वीकार्यता एक शर्त रहित स्वीकार्यता है। ठीक, यह स्वयं लोगों तथा आसपास के वातावरण के प्रति भी संपूर्ण स्वीकार्यता है। सही शब्दों में यहाँ स्वीकार्यता का अर्थ क्या है? किसी बात को अंगीकृत करना और उसे स्वीकार करना। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं होता। एक बार जब हम पूर्णता और सत्यता से स्वयं को प्राकृतिक स्वीकार्यता के प्रति प्रतिबद्ध मान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अक्सर तालमेल, स्तब्धता और परिपूर्णता की समग्र भावना को महसूस करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया मानवीय मूल्यों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने के तरीके में बाधा। तो मानवीय मूल्य जितने भी हैं उन्हें अगर हम नेचुरल रूप में एक्सेप्टेंस करें तो उनमें बाधा क्या आती है कि हमारे पास ये ज्ञान नहीं होता कि हमें किसे आदर देना है, किसे कहाँ पे सम्मान देना है। ठीक है, हमारी
जो पूर्व की गलत धारणाएं होती हैं वो दिक्कत करती हैं, हमारे मन में जितने भी भ्रम होते हैं वो दिक्कत करते हैं, अस्तित्व के बारे में हमारा भ्रम होता है, संवेदी प्रतिक्रियाओं की प्रकृति के बारे में हमारा भ्रम, हमारे आसपास की चीज़ों के साथ हमारे संबंधों के बारे में हमारा भ्रम, और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो है वो है हमारा अहंकार। अहंकार बोले तो ईगो प्रॉब्लम। ठीक, जब जब आदमी के अंदर ईगो प्रॉब्लम जन्म लेती है तब तब वो जो है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस से दूर होता चला जाता है, चीज़ों को सीखने से दूर होता चला जाता है, और वो हमेशा अपने को क्या करता है, सुपीरियर मानता चला जाता है, और खुद में ही इतना सक्षम मानता है खुद को कि वो हमारे कहीं ना कहीं उस चीज़ के गलत परिणाम भुगतता है। ठीक है, फिर आया मानवीय मूल्यों की प्राकृतिक स्वीकृति। तो मानवीय मूल्यों की प्राकृतिक स्वीकृति क्या है कि ना तो वो कभी किसी के डर से लागू किए जाएं, ना ही किसी चीज़ के लालच से लागू किए जाएं, और ना ही अंधविश्वास से लागू किए जाएं। मूल्य स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य होते हैं, अतः इन्हें बलपूर्वक लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने आपको ज़बरदस्ती डरा के धमका के अपने से किसी बड़े के पैर छूने को कहा या उसका आदर करने को कहा, तो ये जो है ये मानवीय मूल्यों की प्राकृतिक स्वीकृति नहीं है। जब तक कि आपके दिल में, आपके दिमाग में अपने से बड़े के प्रति आदर, सम्मान भाव, विश्वास, प्रेम, स्नेह को नहीं होगा, तब तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राकृतिक स्वीकृति नहीं हो सकती। ठीक है, मानवीय मूल्यों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने का तरीका, तो संपूर्ण अस्तित्व में निरंतर आत्मनिरीक्षण और आत्मान्वेषण हमें इस सच्चाई को महसूस करने में सक्षम बनाते हैं। हम सार्वभौमिकता और इंसान की सहजता की सराहना करने में सक्षम हैं। हम अपने स्वयं के अधिकार पर हम अनुभव कर सकते हैं कि इस तरह की प्राप्ति सभी स्तरों पर पूर्ण होती है। एक बार जब हम अपनी झूठी पूर्व स्थितियों से छुटकारा पा लेते हैं और खुद को हमारी स्वाभाविक स्वीकृति के लिए तैयार कर लेते हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि हम जब एक बार अपने अंदर छुपी हुई गलत आदतों को, अपने अंदर छुपे हुए गलत भ्रम को समझ लेते हैं और नया कुछ सीखने को तैयार रहते हैं, और जो कि प्राकृतिक रूप से सत्य है उसे स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है, तो वो हमारी क्या है कि स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने का एक चीज़ों को तरीका है। ठीक है, तो आगे उन्होंने बताया भौतिक वस्तुओं के मूल्य, और भौतिक वस्तुओं के मूल्य जो हुए बच्चों वो कैसे हुए, दो टाइप के, वो उपयोगिता मूल्य और कलात्मक मूल्य। उपयोगिता मूल्य कौन से थे, कोई भी वस्तु जो अस्तित्व में आती है उसका अपना कोई उपयोग होता है, उसे ही कहा जाता है उपयोगिता मूल्य। और कलात्मक मूल्य क्या होता है, कोई भी वस्तु जो अस्तित्व में आती है उसका कोई ना कोई उपयोग होता है, उस उपयोगिता को बनाए रखने वाले मूल्यों को वस्तु की उपयोगिता मूल्य कहते हैं। जैसे रंग, आकार, आकृति, विशिष्ट भाग, डिज़ाइन आदि, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे मान लीजिए आप बाज़ार गए, आपको किसी कपड़े का रंग बहुत अच्छा लगा, ठीक है, किसी की डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, या इस तरीके से बहुत सी जितने भी उसकी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से आप जो है उसे पसंद कर रहे हो, वो उसका क्या है, कलात्मक मूल्य। और जिस लिए उपयोग कर रहे हो, जैसे मान लीजिए किताब है, ठीक, ये तो बात की बात है कि किताब में क्या लिखा है, किताब का कलर कैसा है, उसके पेज कैसे हैं, ये तो कलात्मक मूल्य है। लेकिन किताब है तो वो किस लिए है, पढ़ने के लिए, यानी कि वो क्या है, उपयोगिता मूल्य, यानी कि जो चीज़ जिस उपयोग के लिए, जिस पर्पज़ के लिए ली जा रही है, उसका पर्पज़ जो भी है वो है उसका उपयोगिता मूल्य, और उस वस्तु में जो भी उसके अट्रैक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो क्या है, कलात्मक मूल्य। तो इस तरीके से ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे डिस्कस करते हैं सेकंड चैप्टर, डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, नैतिक मानव आचरण की निश्चितता। तो नैतिक मानव आचरण है क्या, तो उन्होंने बताया कि हम अपने आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ों या जीवों को देखते हैं जिनमें अपनी एक निश्चित विशेषता होती है, ठीक, शारीरिक विशेषता या स्वभाव होता है। हम इन्हीं सब से
उस जीव या वस्तु को पहचानते हैं। हर किसी में एक शारीरिक विशेषता है, हर किसी का एक शारीरिक स्वभाव है, ठीक है। कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, ये क्या है? शारीरिक विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया कि शेर है, शेर की निश्चित बनावट और उसके स्वभाव के कारण शेर को हमने शेर कह दिया। पेड़ है, पेड़ तो कई टाइप के, आम का, लीची का, जामुन का, ये सारे क्या हैं, लेकिन उन सब की एक अलग विशेषता, एक अलग आकार, एक अलग लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के आधार पर हमने क्या करा, उसे पहचानने की कोशिश की, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं उन्हें हम जो है वो एक शारीरिक विशेषता या स्वभाव के कारण ही पहचानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हुए, जीव हुआ, वो अपनी विशिष्ट भौतिक व रासायनिक विशेषताओं के कारण पहचाने जाते हैं, जो उनकी पहचान बन जाती है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे सहजता कहा जाता है। ब्रह्मांड की किसी भी अन्य इकाई की तरह मानव में भी सहजता है, ठीक है, और इसे मानव में मानवता से इंगित किया जाता है। मानव आचरण की निश्चितता, जिसे नैतिक मानव आचरण भी कहा जा सकता है, को सही समझ से पहचाना जाता है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, आत्मान्वेषण के माध्यम से हम इस सही समझ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। हर कोई एक निश्चित आचरण करना चाहता है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में हम सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जीवन क्या होता है, वो पहले की शर्तों या मान्यताओं पे आधारित होता है। हमारे घर में, परिवार में जिस तरीके की पहले से मान्यताएं चलती आ रही हैं, उन तरीकों पे हमारा जीवन जो है वो आधारित है। तो नीति शास्त्रीय मानवीय मूल्यों की सर्वोत्कृष्टता क्या थी कि आत्मनिरीक्षण अथवा आत्ममंथन के माध्यम से प्राप्त सही सूझबूझ हमें इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि हम मानवीय आचरण की सर्वोत्कृष्टता का पता लगा सकें। और जब हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारे सही सूझबूझ क्या है, ठीक है, आत्ममंथन करके हमें क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो यही जो है, यही नीति शास्त्रीय मानवीय आचरण कहा जा सकता है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, नीति शास्त्रीय मानवीय आचरण जो है वो सभी मनुष्यों के लिए एक समान हो सकता है। हमें मानवीय आचरण के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए, परंतु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता, ठीक। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि काल, पात्र और परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है और व्यक्तियों के आचरण में बदलाव भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। लोग अपने आचरण को उत्तम बना सकते हैं, परंतु जब तक हम अपनी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखेंगे तो एक अस्थिरता बनी रहेगी। जब तक हम अपनी परिस्थिति को बीच में लाते रहेंगे कि मैं इस वजह से नहीं अच्छा बन सकता, मैं उस वजह से अच्छा नहीं बन सकता, तो क्या होगा कि हम कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो आगे अगर बात करें तो नीतिपरक मानवीय आचरण के महत्व बिंदु, तो ये बिंदु क्या थे? मूल्यपरकता, फिर है चरित्र, व्यक्ति के मूल्यपरकता सद्भावना के साथ परिवार में रहने का घोतक है। चरित्र व्यक्ति के मेलजोल और सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रबल बना सकता है। नीतियाँ हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती हैं और हम प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं और इस तरह प्रकृति हमसे जुड़ती है। कुल मिलाकर 3 घटक एक सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करते हैं और 3 घटक वो कौन कौन से हैं, हमेशा याद कर लेना। जो नीतिपरक मानवीय आचरण है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? मूल्यपरकता, नीति और थर्ड है चरित्र। तो मूल्यपरकता क्या है? मूल्यपरकता है कि मूल्य वस्तुतः चरित्र के सकारात्मक पक्ष के पहलू हैं। मूल्यों को मनुष्य के अंतर्मन में बिठाने का कार्य कोई अच्छा मार्गदर्शक ही कर सकता है या यह स्वसृजित होता है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में अच्छी बातें बताना या तो कोई भी मनुष्य जो है वो एक अच्छे मार्गदर्शक से प्राप्त कर सकता है, अच्छे मार्गदर्शक से सीख सकता है, या फिर वो स्वयं अपना आत्मचिंतन करके, आत्ममंथन करके
सीख सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है कि ये अस्थायी रूप में भी स्थापित होते हैं और दीर्घ काल तक मन के पटल पर बने नहीं रहते। मूल्यों, जैसे आपने आज किसी काम को करने का सोचा, ठीक है, और करके सोचने के बाद आपने क्या करा कि उस काम को करना शुरू करा। जब आपने काम को करना शुरू करा, वो काम तो बहुत अच्छा था लेकिन आपका मन नहीं लगा। आपने क्या कहा, नहीं बेकार है, हटाओ, मेरे से नहीं होगा। तो वो क्या है कि ये एक लंबे समय तक हमारे मन के पटल पर नहीं रहते, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या मतलब निकलता है कि प्रत्येक चीज़ के बीच में हमें संबंध इस तरीके से बनाना चाहिए कि हमारा जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही हो और हम उन कार्यों को अपनी सही समझ और ज्ञान से संपूर्ण करके खुद को अनवरत प्रसन्नता दे सकें और खुद समृद्धशील बन सकें, ठीक है। अब आगे सेकंड नंबर क्या है, नीति। तो नीति क्या होती है कि मानवीय व्यवहार का दूसरा लक्षण जो है वो नीति है, ठीक है। और नीति का आरंभ जो है वो व्यक्ति के खुद से होता है, यानी कि खुद के दिमाग से होता है। आप जिस कार्य को जिस तरीके से करने की सोच लेते हो, आप उसी तरीके से करते हो। इसलिए नीति का प्रारंभ जब भी होगा वो व्यक्ति के स्वयं, यानी कि अर्थात मैं से होता है। नीति परकता के लिए सूक्ष्म शरीर का समन्वय ही अति महत्वपूर्ण घटक है। नीति परकता हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग और जागरूक बनाती है, ठीक है। यदि प्रमुख धरातल पर नीति परकता को देखें तो हम पाते हैं कि नीतियाँ नियमों के मुख्य कार्यान्वयन के लिए बनाई जाती हैं और नीतियों के आधार पे जो है वो बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। उन निर्णयों पर समाज का विकास आधारित होता है। भाई जैसे मान लो हमारा देश है, इतना बड़ा है, ठीक। अब इस देश को चलाने के लिए क्या हुआ कि सरकारों को नियुक्त किया गया। जब सरकारों को नियुक्त किया गया तो सबसे बड़ी पावर किसे दी गई, प्रधानमंत्री के हाथ में, यानी कि केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने क्या करा, एक योजना बनाई कि पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो जिससे कि पूरे देश का जो है वो सही तरीके से विकास हो सके, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने नीति बनाई और एक थोड़े थोड़े एरिया को लेके वो कई राज्यों के रूप में डिवाइड कर दिया और उन राज्यों पे एक सरकार का निर्धारण कर दिया जिसे राज्य सरकार कहा गया। और उस राज्य सरकार पे खुद की क्या करा, निगरानी करना शुरू कर दी कि राज्य सरकार जो है वो अपने राज्य के लिए क्या अच्छे काम कर रही है और क्या गलत काम कर रही है। तो इस तरीके से क्या है कि ये सारी नीतियों पे ही तो निर्भर है, ये सारे काम नीतियों से ही तो हो रहे हैं। इतने बड़े देश का संचालन, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को रोटी की उपलब्धता कराना, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को कपड़े की व्यवस्था करवाना, ये सब क्या है, ये सब नीतियों के रिजल्ट है, ठीक है। तो नीतियाँ जो हैं वो मानवीय व्यवहार का दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं को खुशहाल या प्रख्यात कहलाना तभी संभव होगा जब वह भौतिक तथा आत्मिक रूप से संपन्न हो। यहाँ यह भी आवश्यक है कि सभी घटकों में पूर्ण रूप से सामंजस्य हो। मनुष्य में यह सामंजस्य होने के लिए आवश्यक होगा कि वह नीतिपरक मूल्य शाश्वत रूप से व्याप्त हो और व्यक्ति को अपने आचरण का मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें स्वनिरीक्षण के माध्यम से इसका आकलन करना चाहिए, ठीक। अब उन्होंने ग्राफ के माध्यम से बताया कि मूल्य प्लस नीति और प्लस चरित्र, ये तीनों चीज़ें मिलके जो है वो किसे जन्म देती हैं, सही समझ को, स्वयं के चिंतन को, और ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनती हैं, नैतिक मानवीय आचरण, जो कि क्या होते हैं, निश्चित, ठीक है। फिर आता है चरित्र। तो चरित्र क्या होता है, चरित्र जो है वो व्यक्ति का व्यवहार बताता है, ठीक है ना। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एक कोटेशन पढ़ी थी कि यदि किसी व्यक्ति का धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, याद है। तो इसीलिए कहा गया है कि चरित्र जो है वो आदमी की जीवन शैली और उसमें जितने भी मूल्य नीतिपरक मूल्य
शामिल होना चाहिए उनके बारे में हमें बताता है। अब हम लोग क्या कहते हैं जनरली कि अरे ये तो आदमी, जो खराब लोग होते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है, अरे ये तो करेक्टरलेस हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके सोच जो है वो गलत है, उनके नीतिपरक मूल्य जो हैं वो गलत हैं। उन्होंने अपने दिमाग को अच्छे कामों में अप्लाई नहीं करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके चरित्र गंदे होते चले गए। ठीक है। और चरित्र को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे आधार होते हैं, जैसे कि पारिवारिक संबंधों में निष्ठा, सत्यता, भौतिक वस्तुओं का उत्पादन, उपयोग व संचयन, मानवीय व्यवहार व कार्य, दूसरों के साथ संबंध व व्यवहार। इसलिए हम कह सकते हैं कि नैतिक मानवीय आचरण के लिए हमें मूल्यों, नीति और चरित्र का सही ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक। अब नैतिक मानवीय आचरण क्या होते हैं? तो नैतिक मानवीय आचरण वो आचरण है जो कि प्राकृतिक रूप से स्वीकार्य है और जिन्हें हमें जो है वो नीतिपरक मूल्यों, नीति व चरित्र के आधार पर मानव के आचरण की जो निश्चितता प्राप्त होती है उसे नैतिकता कहा जाता है। इनके आधार पर यह सरलता से कहा जा सकता है कि मनुष्य का आचरण नैतिक है या अनैतिक है। ठीक है। मानव के लिए जीवन तथा व्यवसाय में दोनों में नैतिकपूर्ण कार्य करने का एक निश्चित मार्ग होता है, जिसे अपनाकर मनुष्य नैतिक आचरण का निर्वाह करता है। ठीक। तो नैतिक आचरण क्या है? प्राकृतिक रूप से स्वीकार्य है, सद्भाव की भावना से ओतप्रेत हैं, पारस्परिक पूर्णता को निभाते हैं और पारस्परिक संवर्धन की ओर ले जाते हैं। ठीक। तो इस तरीके से हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो क्या करेंगे, 3rd चैप्टर मानवीय शिक्षा, मानवीय संगठन एवं मानवीय सार्वभौमिक व्यवस्था का आधार, और 4th चैप्टर जो है हमारा व्यावसायिक नीति शास्त्र में सक्षमता, इसे जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।